इस दौड़ती भागती जिंदगी में ऑफिस की चार दीवारी कब आपके लिए दम घोंटू जेल बन जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नया टारगेट और कहीं कहीं हर दिन एक नई साजिश भी। मैनेजर साहब को लगता है कि उनकी सख्ती ही तरक्की की चाबी है, लेकिन असल में वो सपनों और उम्मीदों पर टारगेट, एथिक्स, मोरालिटी और डिसिप्लिन की चाबुक मार रहे होते हैं। इन बेआवाज चाबुकों के दर्द से जो गिर गया, थम गया और हार गया, उसे कमजोर करार दे दिया जाता है और जो खड़ा रहा वो विजेता, विनर, लीडर कहा जाता है। ऐसे लीडर्स, विनर्स और विजेताओं से आज एक सवाल, इस जीत की कीमत क्या है? हमारा चैन, हंसी, हमारी नींद या शायद हमारी जान भी? आज हम बात करेंगे उस खामोश जहर की जो कंपनियों की दीवारों में छिपा बैठा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर। क्योंकि मेरी तरह यह जरूरी नहीं कि आप एक शानदार बॉस, समझदार साथियों और एक कूल ऑफिस में काम करते हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक शानदार ऑफिस में काम करता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑफिस ऐसा ना हो, आप टॉक्सिक वर्क कल्चर के शिकार हो। यह बात क्यों हो रही है? एना सेबेस्टियन की मौत के बाद से पहले तो कंपनी ने टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात को नकारा इस पूरे मसले के बाद, लेकिन अब सफाई में खेद भी जाहिर किया है, गलती मानी है और शपथ ली है कि आगे ऐसा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो। ईवाई के पुणे स्थित ऑफिस में काम करने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेराइल की मौत के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। उनकी मां अनीता ऑगस्टीन ने कंपनी में वर्कलोड को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पूरे देश में इस मामले पर चर्चा हुई। अब सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और अकाउंटिंग फर्म ईवाई में वर्किंग माहौल की जांच शुरू कर दी है। क्या एना टॉक्सिक वर्क कल्चर का शिकार थी? यह हम कह नहीं सकते, यह समय और जांच बताएगा। लेकिन चूंकि टॉक्सिक वर्क कल्चर एक सच्चाई है, इसीलिए बात इस पर होनी बहुत जरूरी है। जब एक कर्मचारी रोज दफ्तर आता है, उसकी उम्मीद होती है कि उसे उसके काम के लिए इज्जत मिलेगी, एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। मगर जब दफ्तरों में काम के दबाव को इतना बढ़ा दिया जाता है कि इंसान इंसान ही ना रहे, तो क्या यह सही कहा जाएगा? क्या यह वो वादा है जो कंपनियों ने अपने उन कर्मचारियों से किया था जब वो उसे हायर कर रहे थे? क्योंकि कई बार वो इस माहौल को कड़ी मेहनत के नाम पर सही ठहरा देते हैं। अगर मैं इस दबाव में काम कर सकता हूं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, यह कहा जाता है मैनेजर्स की ओर से। और यही सोच इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को बनाए रखती है। बड़े पदों पर बैठे लोग मानते हैं कि जो लोग इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं वो कमजोर थे, वो दरअसल इस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक ही नहीं थे। जबकि असलियत यह है कि वो इस जहरीले दबाव के शिकार हो गए, क्योंकि सफलता की परिभाषा ही ऐसी बना दी गई है जिसमें रातों की नींद, मानसिक शांति और निजी जीवन, पर्सनल लाइफ की कोई जगह नहीं रखी जाती। हमें सिखाया जाता है, या उन लोगों को सिखाया जाता है जो लोग इस तरह के टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करते हैं, कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ दर्द और कुर्बानी से ही गुजरता है। और जब कोई ये सब सहन नहीं कर पाता तो जैसा मैंने कहा, उसे कमजोर कह दिया जाता है। जो हार गया वो कमजोर है। यह जुमला हर उस इंसान पर फेंका जाता है जो मानसिक शोषण से बचने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर लोग अब लिख बोल रहे हैं कि अगर कोई भी माहौल आपको वाकई में इस तरह से अंदर से तोड़ रहा है तो उसे बर्दाश्त करना कोई समझदारी या काबिलियत नहीं है, बल्कि खुद के साथ अन्याय है। टॉक्सिक वर्क कल्चर को खत्म करने का सफर लंबा जरूर हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं, मगर इसकी शुरुआत तभी होगी जब इसे पहचाना जाए, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और एक ऐसे वर्क प्लेस की मांग की जाए जहां मेहनत का सम्मान हो और एक सही संतुलन में काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो। ये बात सिर्फ ईवाई की नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, बहुत सारे लोग अब अपने अपने दफ्तरों के नाम लेकर या पुराना दफ्तर के नाम लेकर अपने अपने साथ हुई जातियों का हवाला दे रहे हैं। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज इस पर हम बात करेंगे। इस केस की भी थोड़ा आगे की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ हरप्रीत सिंह सलूजा हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट नाइट्स के। आप आईटी से जुड़े हुए जो पेशेवर हैं, उनके हकों के लिए अरसे से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत सिंह सलूजा आपका हमारे शो पर। सबसे पहले आपके इनिशियल रिमार्क। धन्यवाद दीपक जी। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके इनिशियल रिमार्क, क्या आपको ईवाई की सफाई समझ में आई? सर, ईवाई की सफाई में समझने लायक कुछ है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एना सेबेस्टियन के साथ जो दुर्घटना हुई और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये
बहुत ही दुखद समाचार है पूरे आईटी सेक्टर के लिए और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए। कंपनी ने जो अपना संवेदनशीलता दिखाई है, झूठी संवेदनशीलता दिखाई है, वो दिखाई है 4 महीने बाद। जुलाई में उनकी जान चली गई ऐना की, और उसके बाद जब उनकी माताजी का पत्र कंपनी को जो उसी टाइम शायद भेजा गया होगा, जब वो पुणे के किसी कर्मचारी द्वारा वायरल किया गया, तब जाकर कंपनी को ये घटना पता चली। ये हम मतलब ये हमारी समझ से बाहर है। जब पत्र उनकी पेरेंट्स के द्वारा लिखकर भेजा गया था, तब इसके ऊपर कंपनी ने कोई संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? तब उनके पेरेंट्स से क्यों बात नहीं की गई? तब कंपनी ने ये मतलब सामने आकर ये बातें रखी क्यों नहीं, अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस क्यों नहीं की? जिस दिन ये बात वायरल हो गई सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनल्स के ऊपर, इसका चर्चा शुरू हो गई, उसके अगले दिन में जो कंपनी के चेयर और मैन है इंडिया के, वो अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को ईमेल भेज रहे हैं और लिखकर उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ना कि पेरेंट्स को, बल्कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो वर्क कल्चर के रिलेटेड हुआ। वो सिर्फ 4 महीने पुरानी थी कंपनी में इसलिए, और वो वर्क प्रेशर नहीं झेल पाई, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो कंपनी की संवेदनशीलता है ही कहाँ? ये तो झूठा एक दिलासा देने वाली बात हुई कि चलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी जब चर्चा की जा रही है, ईवाई के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, सरकार ने जब इसका संज्ञान ले लिया और कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और की जाएगी, तो उसके ऊपर कंपनी ने आके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे लिखा है कि अरे ये तो हमारा वर्क कल्चर ऐसा है, इतना प्रेशर तो सबको ही होता है, और 4 महीने में ऐसा क्या ही वर्कलोड ऐना के ऊपर होगा कि मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आ रहा था हरप्रीत, क्योंकि हमें इस पूरे केस में एक हमें जो पक्ष दिख रहा है वो ये है, जो हर कोई और खड़ा होना भी चाहिए। ऐना की मौत ने इस देश में एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जो इस देश में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हुई है उनके जाने के बाद। लेकिन इसमें भी दो लेयर्स हैं। पहला कि एकदम लामबंद होकर लोग वर्क कल्चर के खिलाफ बात करें, लेकिन इसी में एक सब टेक्स्ट भी है उन लोगों का जो काम कर रहे हैं। उनका सब टेक्स्ट ये है कि आजकल की नई पीढ़ी इस तरह शायद वर्कलोड ना ले पाए, या पुरानी पीढ़ी के भी कुछ लोग इस तरह के वर्क प्रेशर को जब नहीं झेल पाते हैं तो इस तरह से वो, जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कि उन्हें फिर कमज़ोर कह दिया जाता है और बड़ा एक जेनरिक सा स्टेटमेंट दे दिया जाता था कि साहब वो शायद कमज़ोर निकले, वो शायद इस तरह के वर्क कल्चर को सहने लायक नहीं थे। ऐसे में आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि आप पूरे इस वर्क कल्चर से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़, उनकी साइकी को भी समझते हैं, खुद एक एम्प्लॉय रहे हैं। तो ये जो सबटेक्स्ट भी चल रहा है, एक पैरेलल सबटेक्स्ट चल रहा है जो 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 इस तरह के केसेस को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी गलती उनके कॉलीग्स की भी मैं मानता हूँ, ऐना की भी मानता हूँ एक हद तक, कि अगर आप टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, काम करते चले जाना, और आपके जो मैनेजर है वो आराम से टीवी देखेंगे, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, और आपके ऊपर अपना जो वर्कलोड है वो सीधा का सीधा डेलीगेट करते चले जाएंगे, और आप जो लेते चले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फैमिली से ये बात डिस्कस भी की थी, और ऐना ने अपने पेरेंट्स को ये बात इन्फॉर्म भी की कि मेरे साथ में वर्क प्लेस में इतना ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर को मैं सहन कर रही हूँ। उनकी माताजी ने और ये भी उनको बताया था कि आप अगर इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो तो आप क्विट कर ले। लेकिन फ्रेशर्स के ऊपर, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी आपके साथ में, फ्रेशर्स के ऊपर जो प्रेशर है, जो वर्क कल्चर के एथिक्स के नाम पर डंका बजाया जाता है आईटी कंपनीज के द्वारा, वो सिर्फ खोखला और खोखला आश्वासन होता है। कहने के लिए इनके पास में इंटरनल फोरम्स हैं जहां पर ये बड़े बड़े ईमेल लिख के भेजेंगे कि आप इस फोरम में कंप्लेंट कर दीजिए, आईसीसी में कंप्लेंट कर दीजिए, इंटरनल कमिटी में कंप्लेंट कर दीजिए। उस कमिटी में आज तक कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसको जस्टिस प्रोवाइड हुआ हो। उसके बाद में जो एम्प्लॉय अगर जाकर ऊपर जाकर अगर कंप्लेंट भी रेज करता है तो वो टारगेट बन जाता है। और जो ऐना के कॉलीग्स हैं, मैं उनको भी काफी हद तक जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि अगर आपके साथ में 4 महीने तक कोई कर्मचारी काम कर रहा था, आपको पता है कि उस कर्मचारी के ऊपर वर्क प्रेशर था,
उसको ओवरलोड किया गया काम दे देकर, तो जब उसकी हालत बिगड़ी और उसके साथ में ऐसी दुखद घटना हुई, तब कॉलीग्स ने कंपनी से ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? लेकिन हरप्रीत, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, यहां पर फर्क करना एक आम कलीग के लिए, ऐना के भी किसी आम कलीग के लिए ये थोड़ा, क्या ये मुश्किल नहीं है कि एक तरफ वो जब किसी काम करने के लिए जाते हैं तो उनके पीछे कुछ ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज होती हैं जो कहती हैं कि साहब तो आपको तो 18-18 घंटे काम करना चाहिए, आपको तो 12-12 घंटे काम करना चाहिए, और लोग इंस्पायर भी होते हैं कि साहब सफलता की कुंजी 18 घंटे 20 घंटे काम करने से ही होगी। तो लोग इसको न सिर्फ अपनी नियति मानते हैं बल्कि काम करने का सही तरीका भी मानते हैं। तो ऐसे में कैसे अपेक्षा की जाए कि कोई व्यक्ति सामने से आके ये कहेगा कि ज़्यादा काम करना टॉक्सिक वर्क कल्चर है, बार बार टारगेट्स का या डेडलाइंस का हवाला देकर प्रेशराइज करना ये एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है। आजकल की नई पीढ़ी को तो लगता है, और इनफैक्ट मैं पूरे वर्क कल्चर की बात करूं, ग्लोबल वर्क कल्चर में ये लगता है कि आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये तैयार रहना है कि काम ऐसे ही होगा अगर करियर में आगे बढ़ना है तो। सर, ये जो एक वर्क कल्चर है ना, ये इनकलकेट किया गया है क्रोनी कैपिटलिस्ट के द्वारा। अच्छा। तो इसके ऊपर काफी सेशंस हम ले चुके हैं और काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी हुए हैं। अगर हम ड्रॉप डाउन में लिस्ट के हिसाब से जाए तो सबसे एंड में जो मुद्दा सामने हमारे निकल के आता है कि बड़ी से बड़ी कंपनी के देख लीजिए, जैसे नारायण मूर्ति थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 14 घंटे तो काम करना अनिवार्य है। हालांकि उनको ये भी समझना चाहिए बड़ी कंपनियों को उसी टाइम पर कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी, ILO जैसी एक संस्था है जिनका सीधे सीधे कहना है कि 9 घंटे से ज्यादा काम करना सेहत के लिए हानिकारक है, वो एम्प्लॉय कोई से भी सेक्टर में क्यों ना हो। और दूसरी चीज, एक ब्लैक लिस्टिंग का मुद्दा है जो मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ। IT कंपनीज के द्वारा ये जो नेस्कॉम की लॉबी है, IT एम्प्लॉयज जैसे ही ज्वाइन होता है किसी भी IT कंपनी में अक्रॉस द नेशन, उनका एक डेटाबेस है जो नेस्कॉम NSDL के साथ मिलकर इसको मेंटेन करती है। हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जितने डॉक्यूमेंट्स है सब वहां लिस्टेड है। एक आध किसी एम्प्लॉय ने अगर आवाज उठाने की कोशिश की कि सर मैं ओवर टाइम करता हूँ कंपनी में लेकिन ओवर टाइम का पैसा मुझे नहीं है, दीपक जी आपको सुनकर हैरानी होगी, 6 लाख से ज्यादा लोग पूना में काम कर रहे हैं IT इंडस्ट्री में, एक भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ओवर टाइम का पेमेंट दिया गया हो। किसी के भी ऑफर लेटर में ये मेंशन नहीं किया जाता है IT कंपनी द्वारा कि अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको इतने इतने रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में आती है कंपनीज, वो लॉ बकायदा बनाया गया है लेकिन उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन IT कंपनीज में जीरो है। तो ये सलूजा जी, ये बड़ा सनसनीखेज आप खुलासा कर रहे हैं, लेकिन ये 6 लाख एम्प्लॉयज का हवाला देकर जो आप डेटा दे रहे हैं उसका आधार कुछ बता पाएंगे? सर, एक भी IT एम्प्लॉय ऐसा नहीं है, आज आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, जो बोल दे कि हमने ओवर टाइम पेमेंट पाया है, या कंपनी ऐसा खुलासा कोई कर दे आके मेरे सामने कि हमने ओवर टाइम दिया है। 19-19, 20-20 घंटे के शिफ्ट IT एम्प्लॉयज करते हैं। लोगों को लगता है देखिए ग्रास इज ग्रीनर, ओवर टाइम शायद वो दूसरे तरीकों से भी तो दी जा सकती है। मैं सिर्फ दूसरा पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे तरीके से भी तो दी जा सकती है, कॉम्प ऑफ वगैरह, कंपनी ये भी तो कह सकती है। सर, इंडियन हॉलीडेज पर हमको हॉलीडेज नहीं है क्योंकि हम US क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। सैटरडे संडेज की जो छुट्टी मिलती है उसमें क्योंकि कंपनी का लैपटॉप है, एक मैसेज आता है उसके ऊपर कि आपको ये वाला रिपोर्ट आज तक प्रोवाइड करना है, किसी भी हाल में आप प्रोवाइड कीजिए। कितने ही ऐसे ईमेल्स हैं जो लोगों ने अभी लिंक्डइन के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए हैं, जहां उनके मैनेजर्स उनको बोल रहे हैं आप सैटरडे संडे काम कीजिए, 13 घंटे काम कीजिए, 14 घंटे काम कीजिए। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास में इस चीज की कंप्लेंट हमने भी की है, तो लेकिन ओवर टाइम से रिलेटेड इन लोगों को कोई बेनिफिट मिलता नहीं। उसके बाद में जब ये 5-6 महीने ओल्ड हो जाते हैं सिस्टम में, ये समझ लीजिए थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं सिस्टम में, सबके अपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, किसी के लोन्स हैं, किसी के EMIs हैं, तो ये उस चंगुल से निकल नहीं पाते हैं और उस वर्क कल्चर को इनको फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, मजबूर में सर, लेबर भी इतना मजबूर नहीं होगा दूसरे सेक्टर्स में जितना IT एम्प्लॉइज मजबूरी में काम कर रहे हैं।
क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग का इतना बड़ा इनके साथ में प्रॉब्लम है कि ये आपने ब्लैक लिस्टिंग वाला जो मसला उठाया है ये वाकई में गंभीर है। कभी इस पर विस्तार से हम आपसे चर्चा भी करेंगे, लेकिन वाकई में आपने जिस तरह से इसको बयां किया है ये डरावना लगता है। और दूसरा, आपने ओवर टाइम की जो बातें कही हैं, अगर इन बातों की पुष्टि होती है तो इसमें संज्ञान लिया जाना बेहद आवश्यक है। बहरहाल अब ये मामला लेबर मंत्रालय के अधीन अब एक जाँच की बात कही जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जाँच सही दिशा में जाए। EY ने अपनी सफाई दी है। जैसा कि हमने कहा, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उनकी जो बात है उनका पक्ष भी रखा। हम ये उम्मीद करते हैं कि EY इससे सबक लेकर आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास करे। लेकिन अब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, ये EY का मसला नहीं, बल्कि अब टॉक्सिक वर्क कल्चर के खिलाफ अलग अलग उठती आवाज़ों का एक मंच बन चुका है ये पूरा मुद्दा। और ये एक बेहतर मंच है सबके लिए अपने अपने गिरेबान में झांकने के लिए। जो लोग पीड़ित हैं वो भी, और जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग भी। सबके लिए एक समय है कि टॉक्सिक कल्चर को ना कहा जाए और इस देश की तरक्की में अपनी अपनी भूमिका निभाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत सिंह सलूजा वक्त निकालने के लिए आपका।